नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक बड़ी ही मजेदार कहानी जिसका शीर्षक है लाल पान की बेगम। फणेश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई ये कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष राग बिराग आशा निराशा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर छोवा गुड़ लाने को, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज जरा लौट के। बागड़ बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बीजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांच बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नात और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास में ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। बिरजू ने लेटे ही लेटे बांगड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पन भरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरियों से बिरजू की माँ की बाकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर के तो हैं, तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएंगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पॉन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रही हैं। मेरे मुंह आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों के एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खखार कर ही कहती है, फुआ, सरबे शीतल मट्टी के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोन बाग पाट होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मड़ोड़कर चूल्हे में झोंक देती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हरचाई, अरे चंपिया। जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है,
नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली की बत्ती बुकबुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़ों की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया के माँ के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती हैं। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई। फिर कभी बाजी न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई, देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने को मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देंगी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो, 1 घंटे के लिए कड़ाही मांगकर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाती की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी नाच जी भर। पैदल चलने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया, मैया का गुस्सा अभी पूरे तौर से उतरा नहीं है। मड़ैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागर को, खोल दे गले की घंटी। टुनुर टुनुर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर बजते ही बिरजू को सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआ टोली की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी, तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो, बागर के गले से झुनकी खोलती हुई चंपिया बोली। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए, मुझे नाच देखने का शौक नहीं।
मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुपकी मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने में ठुड्डी रखकर चुपकी मुक्की लगाना सीख चुका है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक भी पंछी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया। बिरजू का भी दिल भर गया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन का बुला, गांच का सबसे पहला बैगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी का बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पतोहू की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली बेटी पतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। वैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, तनी आंखों की धार, भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा। पर तौल का ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुस्तौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब के गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उसका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन के ऊपर चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मांझा ना देती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता तो क्या होगा। जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नंबरी नोट देखने भी नहीं दिया आंख से। बैल खरीद लाए, उसी दिन गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा
किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छेड़ी है। लो, खूब देखो नाच, वाह रे नाच। कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। सब जलते हैं उससे। हाँ, भगवान दाढ़ीजार भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी जमीन है किसी के पास 1 धुर जमीन भी अपनी इस गांव में? जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है अगहनी। लोगों की विख दीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटी है। क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना? दोनों ने फिर हुकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देखा तो चंपी। भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी माँ ने हाथ से पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोले में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया है? बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैले को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बेटा बीरज मोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंच सीख रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़ी के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटला बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचसीस टट में खोज दे। अपने खेत का है? अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारी खेत की बालियां। मलदहिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की सी डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओह भैया, कितना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान मरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी बैल की कभी जरूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोलो वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के ओंठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है।
चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलते देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैं बेकार गुस्सा हो रही थी। चंपिया जरा घैलसार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज तो दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो है, बिना नाक पगहिया वाली। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाच पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं है, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तम्बाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तम्बाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तम्बाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तम्बाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तम्बाकू रख कर चली गई गुलाल बाग के मेले में, और कह गई कि डिब्बा भर तम्बाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब लाचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों जल रहा था बाबू साहब का। बिरजू हंस पड़ा। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक सी बोली निकली। ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए, हा 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 हा। फिर सब ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा डाल दो फुआ? बुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाट लें, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मांग टीका पहना है आज, पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोता क्यों नहीं? मुंह की ओर एक टक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घर घर आने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी डुबते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है? आंगन में जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो? जंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गईं। अरे टीसन वाली, तो रोती क्यों है? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी है, बेचारी, आ जल्दी से। बगल की झाड़ी से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी, गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खबास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट की झुनकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई सब आए जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला, लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े।
बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक कर। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों की बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धि की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगू की पतोहू। ये चारों ही तो गांव में वयस्कों का गीत गाना जाती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई है। चारों ओर गौने की साड़ी की खसमसाहट जैसी आवाज होती है। बीजू की माँ के माथे में मंगटीके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक वैस्कुप का गीत तो गा चंपिया। डरती काहे? जहाँ भूल जाएगी, बगल में तो मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू की ओर देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपने नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टीका चांद पर बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं। उसे नींद आ रही है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? मजेदार लगी कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और बड़ी ही मजेदार कहानी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।